CH-7 दक्ष की साजिश। बेंगलुरु, इंडिया। शाम का वक्त। सभी लोग वेन्यू हॉल पर पहुंच चुके थे, जहां तारा और रणवीर की एंगेजमेंट होने वाली थी। सारे मेहमान भी आने लगे थे। इस वक्त तारा एक कमरे में थी और वो रेडी हो रही थी। तारा ने एक नज़र खुद को मिरर में देखकर बोली, मम्मा ये अच्छा तो लग रहा है ना? शालिनी उसे देखकर बोली, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलकर वो तारा के पास आए और हल्का सा मुस्कुरा दी। तारा ने इस वक्त बॉटल ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो मन में बोली, तुम जो कोई भी हो, ग्रीन से प्रॉब्लम हो रही थी, होती रही प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। तभी शालिनी चुटकी बजाकर बोली, कहाँ खो गई? तारा एकदम से होश में आकर बोली, कहीं भी नहीं मम्मा, सब लोग आ चुके हैं क्या बाहर? शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, रणवीर को छोड़कर सभी लोग आ गए हैं। तारा कंफ्यूजन से बोली, तो रणवीर किधर है? इनायत भी है और अंकल भी आ गए हैं, रणवीर कहाँ पर है? उसके बिना मैं एंगेजमेंट कैसे करूंगी? शालिनी जल्दी से बोली, ऐसे नहीं बोलते, किससे करोगी? आ जाएगा वो, ऑफिस में उसे कुछ काम आ गया था। इनायत बता रही थी वो आ जाएगा। तुम चलो अब बाहर। तारा गहरी सांस लेकर बोली, ओके। शालिनी तारा को लेकर बाहर निकल गई। बाहर आते ही सभी लोग तारा को देखने लगे थे। तारा सीधे जाकर के स्टेज पर बैठ चुकी थी। उसने अपना फोन चेक किया। रणवीर की तरफ से उसे आधे घंटे पहले एक मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि सॉरी, मुझे बस थोड़ी सी देर होगी, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा, ओके, इंतजार करना मेरा। तारा खुद से बोली, ऐसे भी क्या इमरजेंसी थी जो अपनी सगाई के दिन तुम चले गए? बोलकर उसने सर हिला दिया। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और रणवीर का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और पता ही नहीं चला कि कब 15 की जगह 20 मिनट बीत चुके थे, लेकिन रणवीर के आने का कोई चांस, कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। नीलेश सीधे रणवीर के फादर यानी कि मिस्टर प्रवीण चौधरी के पास गए और उनसे बोले, प्रवीण, रणवीर को कॉल किया? ऑफिस में कॉल किया। कहाँ पर है वो? प्रवीण अपने फोन पर कुछ करते हुए बोले, नीलेश, मैंने कॉल कर लिया है। ऑफिस से तो ये बात रही है कि उसे निकले हुए ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है, पर पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। बोलकर उन्होंने फिर से किसी को कॉल लगा दिया। इधर नीलेश ने एक बार तारा को देखा जो रणवीर का इंतजार कर रही थी। पता नहीं क्यों, पर उन्हें खुद बहुत अजीब लग रहा था। धीरे धीरे जितने भी मेहमान वहां पर मौजूद थे, सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि सगाई वाले दिन ही दूल्हा गायब है। ऐसा भी क्या हो गया? तारा ने रणवीर को कॉल किया, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क जा रहा था। वो खुद से बोली, तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम खुद बता सकते थे रणवीर, पर तुमने कुछ भी नहीं बताया। इंतजार करते करते 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी भी रणवीर का कोई अता पता नहीं था। तारा एकदम से खड़ी हुई। तभी इनायत उसके पास आकर बोली, क्या हुआ तुम्हें? तारा बीच में बोली, तुम्हें पता कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है? इनायत धीरे से बोली, मुझे नहीं पता तारा, मुझे सच में नहीं पता। वो ऑफिस ही गए थे, उसके बाद से पता नहीं कहाँ है। ये सुनते ही तारा ने एक गहरी सांस ली और तुरंत वहां से उठकर सीधे उसी कमरे में चली गई जहां से वो थोड़ी देर पहले आई थी। शालिनी भी उसके पीछे चली आई। शालिनी तारा को देखकर बोली, तारा बेटा, मेरी बात सुनो। तारा शालिनी को देखकर बोली, मम्मा, आपने मुझसे कहा था कि रणवीर मुझसे शादी करना चाहते हैं। आप लोग चाहते थे, इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा। कितना वक्त हो गया, पर वो कहाँ पर है? ऐसा तो नहीं है कि वो बैंक ऑफ कर गया और उसे समझ में नहीं आया क्या करे, तो फिर वो गायब हो गया? शालिनी धीरे से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तारा बीच में बोली, और अगर ऐसा ही हुआ तो? शालिनी कुछ पल रुक कर बोली, कहना क्या चाहती हो तुम? तारा ने बिना कुछ बोले अपना फोन सीधे शालिनी के सामने कर दिया। शालिनी ने तारा के फोन पर रणवीर की तरफ से आया हुआ एक मैसेज देखा, जिसमें लिखा था कि सॉरी तारा, जिस वक्त शादी की बात चली थी, मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था, लेकिन अब आई कांट। बहुत अजीब लग रहा है, आई थिंक आई एम नॉट रेडी। प्लीज मुझसे कांटेक्ट मत करना, मैं कुछ टाइम के लिए सबसे दूर जा रहा हूँ। ये पढ़ते ही शालिनी के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। अब तक नीलेश भी वहां पर आ चुके थे। उन्होंने गिरा हुआ फोन उठाया और रणवीर का मैसेज देखने के बाद उन्होंने तारा की तरफ देखा जो कि सर झुकाए खड़ी थी। नीलेश धीरे से बोले, बहुत हो गया। बोलकर वो गुस्से में बाहर चले गए। शालिनी उनके पीछे जाते हुए बोली, नीलेश प्लीज मेरी बात सुनिए। इधर तारा वही बेड पर बैठ गई और वो अपने सर पर हाथ रखकर बोली, मिस्टर मल्होत्रा सच बोल रहे थे, रणवीर इज नॉट राइट। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं समझा। मुझे ही वास रियली स्टूपिड। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया।
थोड़ी देर में तारा को बाहर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो जल्दी से उठकर बाहर आए और उसने देखा कि सभी मेहमान जा चुके थे। अब बस हाल में नक्श, इनायत, प्रवीण, नीलेश और शालिनी ही बचे थे। तारा तेज आवाज में बोली, क्या चल रहा है यहाँ पर? ये सुनते ही सबकी नज़र उसकी तरफ चली गई। इनायत तारा को देखते हुए बोली, तारा तुम जानती हो ना कि भाई ऐसा नहीं कर सकते। तारा उसे देखकर बोली, इनायत वो मैसेज उसका क्या मतलब है? कहाँ पर है रणवीर? अगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो मुझे छोड़कर गया है राइट? अगर वो नहीं गया है तो उसे बोलो कि सामने आए। और ये मैसेज ये क्यों किया उसने? तारा के सवालों का इनायत के पास कोई जवाब नहीं था। नीलेश धीरे से बोले, इतना बड़ा तमाशा बन गया, सब कुछ खराब हो गया सब कुछ। बोलते हुए वही चेयर पर बैठ गए। तारा ने कुछ पल उन्हें देखा, उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका रोने का मन कर रहा था। वो बिना कुछ बोले तुरंत वहां से बाहर चली गई। इधर किसी ने भी तारा को जाते हुए नोटिस नहीं किया, क्योंकि नीलेश की हालत खराब हो रही थी। बाहर आते ही तारा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे अपने लिए तो बुरा लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा अपनी फैमिली के लिए बुरा लग रहा था, जिन्होंने इतना कुछ किया था। आज वो इतना बड़ा दिन समझ रहे थे और क्या से क्या हो गया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वो बारिश तेज होती जा रही थी। तारा बिना किसी चीज पर ध्यान दिए रोड पर चल रही थी। वो बारिश में भीग चुकी थी, उसे किसी चीज का ध्यान नहीं था। उसकी आंखों के आंसू बारिश के पानी के साथ मिल रहे थे। वो बीच रोड पर चल रही थी कि तभी एक गाड़ी सीधे उसके पास आकर एकदम रुकी। तारा होश में आए, उसने अपने सामने गाड़ी की तरफ देखा और गाड़ी में बैठे हुए दक्ष को देखा, जो खुद उसे देख रहा था। वो धीरे से बोली, मिस्टर मल्होत्रा। तभी दक्ष गाड़ी से उतरा, उसने अपना अम्ब्रेला निकाला और सीधे तारा के पास आया। दक्ष उसे गौर से देखते हुए बोला, सगाई थी ना तुम्हारी आज डॉल? तो बीच सड़क पर कौन सी सगाई कर रही हो तुम? तारा धीरे से बोली, यू आर राइट, आपने इनडायरेक्ट बोला था, लेकिन मुझे समझ जाना चाहिए था। यू नो रणवीर नहीं आया, वो चला गया। उसने मुझे मैसेज करके एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। अगर उसे प्रॉब्लम थी तो मुझे बताता तो कुछ होता ही नहीं। इवेंट वाले दिन इतना बड़ा धोखा क्यों दिया उसने? बोलते हुए वो अपनी आंसू भरी आंखों से दक्ष को देख रही थी। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, गाड़ी में बैठो। तारा उसे देखते हुए बोली, ओके। बोलकर चुपचाप जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। दक्ष ने एक नज़र अपनी चारों तरफ घुमाए और वो आराम से मुस्कुराते हुए सीधे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तारा को नहीं पता था कि वो क्या कर रही थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो खुद खतरे के पास जा रही थी। पूरी गाड़ी में बिल्कुल शांति थी। थोड़ी देर बाद दक्ष ने अपने घर के बाहर गाड़ी रोकी और तारा को देखकर बोला, अंदर आओगी ना तुम डॉल? इतनी बात तो तुम मेरी मानोगी। तारा उसे देखकर बोली, ओके। बोलकर उसने अपने आंसू साफ किए और तुरंत गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगी। दक्ष अपनी गाड़ी से उतरा और तारा को देखते हुए धीरे से बोला, अब कहाँ जाओगी माय इनोसेंट डॉल? बोलकर वो अंदर चला आया। इधर तारा अंदर आई, उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। वो विला पूरी तरीके से खाली था। उसे एक इंसान नजर नहीं आ रहा था। तारा कुछ सोच रही थी, तभी दक्ष पीछे से बोला, यू ओके? तुम्हें ठंड लग रही है डॉल, चेंज करने की जरूरत है, कम विद मी। बोलकर उसने तारा का हाथ पकड़ा और उसे सीधे ऊपर ले गया। गेस्ट रूम में पहुंचते ही दक्ष ने तारा का हाथ छोड़ दिया। तारा उसे देखते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा मुझे जाना चाहिए। मतलब मेरी फैमिली परेशान हो जाएगी, ऑलरेडी सब कुछ खराब हो चुका है, वे और परेशान हो जाएंगे। मुझे जाना चाहिए, थैंक यू, बट आई थिंक आई हैव टू गो। सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ी तारा 3-4 कदम आगे बढ़ी थी कि तभी दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। तारा ने एकदम से मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। तभी दक्ष उसे देखकर बोला, डॉल अब आ गई हो तो थोड़ी देर रुक जाओ, चले जाना। डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे फैमिली तक पहुंचा दूंगा। ओके। तारा उसे देखते हुए बोली, पर वो बोल ही रही थी कि तभी दक्ष ने उसे एकदम से अपने पास खींचा। तारा धीरे से बोली, दक्ष। दक्ष धीमी सी आवाज में बोला, व्हाट डिड यू से? तारा जल्दी से बोली, कुछ नहीं, मुझे जाना है। ये सुनते ही दक्ष ने एक गहरी सांस ली और उसने सर झुका लिया। ये जाने वाली बात उसे ट्रिगर कर रही थी और तारा बार बार वही बोल रही थी। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वो कितनी देर और कंट्रोल करेगा, लेकिन अभी उसे कंट्रोल करना था। ये सही वक्त नहीं था दक्ष का चेहरा तारा के सामने आने का, और दक्ष ऐसा नहीं होने देने वाला था, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। वो एकदम से सर उठाकर तारा को देखकर बोला, डॉल तुम पूरी तरीके से भीगी हुई हो।
चेंज कर लो वरना बीमार पड़ जाओगी, तब मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ओके, तारा कुछ पल रुककर बोली। लेकिन दक्ष बीच में बोला, एक बार में समझ जाओ ना डॉल। बिहेव लाइक अ डॉल। ओके, तुम बहुत क्यूट हो, मैं बस तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता। ओके, तारा चुपचाप दक्ष को देख रही थी। उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी वो बोली, ओके, लेकिन मैं क्या? इतना बोलते हुए रुक गई। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, आई विल गिव यू क्लोथ्स। हाँ, बस वो कपड़े मेरे हैं। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। तारा बस उससे जाते देखती रह गई। इधर दक्ष अपने बेडरूम में आया और उसने अपने कपड़े निकाले। तभी उसका फोन बजा। उसके कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से तनुज बोला, कोमा में चला गया वो। दक्ष इविल स्माइल करते हुए बोला, मर भी जाएगा बहुत जल्द। थोड़ी देर बाद दक्ष कपड़े लेकर तारा के कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी उसके कदम रुक गए। उसने सीधे एक कमरे की तरफ देखा जिस पर ताला लगा हुआ था। दक्ष हल्का सा उस दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजे पर कान लगाए। अंदर से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। वो धीरे से बोला, इट्स ओके, वक्त पूरा हो चुका है, बहुत जल्दी दरवाजा खुल जाएगा। बोलते हुए वो सच में किसी पागल की तरह लग रहा था। थोड़ी देर बाद दक्ष सीधे कपड़े लेकर तारा के पास चला गया। उसकी नजरें तारा की तरफ चली गईं, जो कि सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी। दक्ष ने कपड़े बैग पर रखे और वो सीधे जाकर कॉफी टेबल पर बैठा और गौर से तारा के चेहरे को देखने लगा। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, माय स्वीट इनोसेंट डॉल, तुम खुद अपने कदम बढ़ा रही हो और आई एम रियली हैप्पी। तुम्हें मुझे खुश करना आता है और यही तुम्हारी खासियत होगी, वरना। बोलकर वो एकदम से रुक गया। उसकी नज़र अभी भी तारा के चेहरे पर ही थी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, कितने बेशर्म बनोगे। वेल, दक्ष कुछ ज्यादा ही क्रीपी हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। CH8 नजदीकियां, बेंगलुरु इंडिया। रात का वक्त। दक्ष अभी भी कॉफी टेबल पर बैठा हुआ था और वो अपनी अजीब सी नजरों से तारा को देख रहा था। इधर धीरे धीरे तारा की नींद खुलने लगी थी, क्योंकि उसे नींद में एहसास हो रहा था कि कोई था जो उसे देख रहा था और ये नज़र उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। तारा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो दक्ष को देखकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला कैसे आंख लग गई। बोलते हुए वो बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई। दक्ष एकदम से मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं डॉल, हो जाता है। कपड़े लेकर आया हूँ, पहन लो। ओके। तारा तुरंत खड़ी हुई और वो सीधे जाने के लिए आगे बढ़ी। तभी दक्ष ने अपना हल्का सा पैर आगे किया। तारा उसके पैर से टकराए और वो सीधे नीचे गिर गई। उसका पैर कॉफी टेबल से लग चुका था। तारा अपने पैर की तरफ देखते हुए बोली, इट्स हर्टिंग। दक्ष तारा के पास जमीन पर बैठकर बोला, ठीक हो तुम डॉल? ध्यान से नहीं चल सकती? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? तारा उसे देखकर बोली, पता नहीं कैसे मिस्टर मल्होत्रा। दक्ष बीच में बोला, तुम मुझे दक्ष बोल सकती हो। जब एक बार बोल चुकी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये आप वाली फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। यू नो वॉट आई मीन। तारा कुछ पल उसे देखती रही और धीरे से बोली, ओके दक्ष। दक्ष ने तारा के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके पैर को हल्का सा छुआ। तभी तारा जोर से चिल्लाई। उसके पैर में मोच आ गई थी और सच में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, डॉल तुम्हें मोच आई है। आई थिंक तुम खुद वॉशरूम नहीं जा पाओगी, लेट मी हेल्प यू। ये सुनकर तारा की आंखें एकदम से फैल गई। उधर दक्ष ने उसे अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया। तारा जल्दी से बोली, मैं खुद कर लूंगी प्लीज, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई मीन मुझे वॉशरूम में छोड़ दो, आई विल मैनेज। दक्ष वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, और तुम कैसे मैनेज करोगी? बैठे बैठे खुद कपड़े पहन सकती हो, अपनी ये हैवी ड्रेस निकाल पाओगी तुम? उसकी बात का तारा कोई जवाब नहीं दे पाई। उसने लहंगा पहना हुआ था और ये कपड़े खड़े हुए बिना निकालना इम्पॉसिबल था। वॉशरूम में पहुंचते ही दक्ष ने तारा को वहीं स्लैब पर बैठा दिया और फिर वो बाहर बेड पर रखे हुए अपने कपड़े ले आया। इधर तारा खुद से बोली, मैं क्या करूं? कपड़े चेंज करना है, कैसे करूं? लेकिन ये वो बोल ही रही थी कि तभी दक्ष अंदर आकर बोला, व्हाट हैपन डॉल? कोई प्रॉब्लम? तारा जल्दी से बोली, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे चली जाऊंगी। दक्ष, दिस इज नॉट राइट। यहाँ पर कोई फीमेल नहीं है क्या? मैं उसकी हेल्प ले लूंगी। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, डॉल, यहाँ तुम्हें मेरे अलावा कोई और दिखा था? तुम दूसरी बार आए हो यहाँ पर, दिखा कोई तुम्हें? तारा धीरे से बोली, कोई भी नहीं दिखा। दक्ष उसका दुपट्टा उतारकर एक कोने में रखते हुए बोला, तो सीधा मतलब है कि यहाँ पर कोई है नहीं?
बोलकर वो अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया, पर तारा वो चीज नहीं देख पाई थी। वो अपनी उलझन में उलझी हुई थी। दक्ष ने तारा को पकड़कर सीधे नीचे उतारा। तारा ऑलमोस्ट दक्ष के ऊपर खड़ी थी। उसने अपने पैरों पर वजन नहीं डाला था। ये कह सकते थे कि दक्ष ने उसे कसकर पकड़ रखा था। तारा धीरे से बोली, आई विल मैनेज। दक्ष उसकी आंखों में देखकर बोला, कुछ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखूंगा। उसकी बात सुन तारा कुछ नहीं बोल पाई। पता नहीं क्यों, पर वो बोल नहीं पा रही थी। इधर दक्ष की उंगलियां तारा की खुली कमर तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही पल में तारा ने जो घाघरा पहना हुआ था वो नीचे पड़ा हुआ था, पर दक्ष जैसा कहा था वैसे ही कर रहा था। उसने तारा की आंखों पर से अपनी नजर नहीं हटाई। दक्ष हल्का सा आगे आया, उसका गाल अब तारा के गाल को छू रहा था। उसने सामने मिरर में तारा की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुराया और उसने अपना स्वेटर पेट उठा लिया। दक्ष ने खुद तारा को पैंट पहनने में हेल्प की। तारा जल्दी से बोली, बाकी मैं चेंज कर लूंगी। दक्ष कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने वापस से तारा को ऊपर बैठाया और बाहर चला गया। उसके जाते ही तारा ने एक गहरी सांस ली। उसने जल्दी से अपना ब्लाउज उतारकर दक्ष की टी शर्ट पहन ली। तारा खुद से बोली, घर पहुंचना होगा, मुझे पागल हूं मैं, पता नहीं क्या सोचकर निकल गई। रणवीर इतना मैटर नहीं करता जितने मैटर मेरी फैमिली करती है। दिमाग खराब था मेरा जो ऐसे बिना बताए निकल गई। तभी दक्ष अंदर आकर बोला, आर यू डन डॉल? तारा जल्दी से बोली, हाँ हो गया, तुम प्लीज कुछ कर सकते हो क्या? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। दक्ष उसे वापस अपनी गोद में उठाकर बोला, थोड़ा और दर्द देना पड़ेगा पर ठीक हो जाएगा। बोलते हुए वो उसे बाहर ले आया। दक्ष ने तारा को बेड पर बैठाया। बेड पर बैठने के चक्कर में वो तारा के चेहरे पर पूरी तरह झुका हुआ था। तारा चुपचाप दक्ष को देख रही थी। वही दक्ष गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी वो मासूम नजरें जो उसे ये बोल रही थी कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। दक्ष ने एक गहरी सांस ली और वो सीधा खड़ा हो गया। तारा धीरे से बोली, कैसे ठीक होगा? दक्ष उसके पैर के पास बैठा और फिर उसने तारा का पैर अपने गोद में रख लिया। तारा धीरे से बोली, एक मिनट, तुम वही करने वाले हो जो मैं सोच रही हूँ? दक्ष उसे देखते हुए बोला, वही एक ऑप्शन है डॉल। आई नो तुम डॉल हो, दर्द बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे, पर इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर चलना है तो दर्द झेलना पड़ेगा। इससे पहले कि तारा कुछ समझ पाती, दक्ष ने कसकर उसका पैर मरोड़ा। तारा जोर से चिल्लाए और आगे आते हुए उसने दक्ष का कॉलर पकड़ लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके ऐसा करते ही दक्ष का हाथ उसके बालों में चला गया था। वही उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान खिल चुकी थी। तारा चिल्लाते हुए बोली, पहले मुझसे पूछ तो लेते, ऐसे ही क्या जरूरत थी? मुझे कितना दर्द हुआ है तुम्हें आइडिया भी नहीं। वो बोल ही रही थी कि तभी दक्ष ने उसे खुद से अलग किया और उसे देखते हुए बोला, आवाज नीचे। ये सुनते ही तारा ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और वो चुपचाप दक्ष की आंखों में देखने लगी। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, डॉल ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। बोलते हुए वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। तारा कुछ बोल पाती कि तभी दक्ष ने उसके पैरों को हल्का सा मूव किया। तारा ने जल्दी से अपने पैर की तरफ देखा, जो मूव करने पर दर्द नहीं हो रहा था। वो धीरे से बोली, थैंक यू, ठीक हो गया। ये बोलकर वो एकदम से मुस्कुरा दी। दक्ष की नजरें उसके होठों पर थी, वो बस गौर से उसकी मुस्कुराहट को देख रहा था। तारा वापस दक्ष को देखकर बोली, अब आप मुझे घर छोड़ दो। मतलब तुम मुझे घर छोड़ दो प्लीज, सब परेशान हो रहे होंगे। दक्ष कुछ पल रुककर बोला, चलो। बोलकर वो खड़ा हो गया और उसने तारा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तारा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और वो भी खड़ी हो गई। इसके बाद वे दोनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद दक्ष ने खन्ना हाउस के बाहर गाड़ी रोकी। तारा ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ गई। दक्ष उसके पीछे ही था। तारा जैसे ही अंदर पहुंची, शालिनी उसके पास आकर बोली, कहाँ थी तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? पिछले 3 घंटे से कोई अता पता नहीं है, ऐसे कौन करता है तारा? बोलते हुए शालिनी गुस्से से तारा को घूर रही थी। वहीं नीलेश एक तरफ सोफे पर बैठे हुए थे। डॉक्टर अभी उनका चेकअप करके गए थे। नक्श एक तरफ खड़ा था और वो तारा को देख रहा था। तारा धीरे से बोली, सॉरी मम्मा वो। तभी दक्ष पीछे से आगे आते हुए बोला, मिसेज खन्ना, वो एक्चुअली आपकी बेटी बिना किसी चीज पर ध्यान दिए ऐसे ही रोड पर चलती जा रही थी। एक्सीडेंट होते होते बच गया क्योंकि गाड़ी मेरी थी। नक्श हैरानी से बोला, एक्सीडेंट? सीरियसली दी? तारा सबको इग्नोर करते हुए सीधे नीलेश के पास बैठी और उनका हाथ पकड़कर बोली, पापा आप ठीक हो ना? आई एम सॉरी, मैं ऐसे वहां से चली गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
नीलेश बीच में बोले, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? बाकी सब कुछ ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तारा धीरे से बोली, आई एम ओके। दक्ष ने मुझे संभाल लिया, मतलब मैं रोड पर ऐसे ही चल रही थी। एक्सीडेंट हो जाता मेरा अगर दक्ष वहां पर नहीं पहुंचते। ये सुनते ही नीलेश ने दक्ष की तरफ देखा। नीलेश की नजरें गौर से दक्ष को नोटिस कर रही थीं। वो अच्छे से दक्ष को ऑब्जर्व कर रहे थे। शालिनी दक्ष को देखते हुए बोली, थैंक यू बेटा, तारा का ध्यान रखने के लिए, तुम अंदर आओ। दक्ष शालिनी को देखकर बोला, नो थैंक्स मिसेज खन्ना, मुझे घर जाना चाहिए। आपकी बेटी मैंने आपको लौटा दी। इतना बोलकर वो मन में बोला, सिर्फ कुछ वक्त के लिए, उसके बाद तुम सब अपनी सुकौल तारा खन्ना को मुझे दोगे, मेरी डोल बनाकर। शालिनी कुछ पल रुक कर बोली, ठीक है, ध्यान से जाना। दक्ष ने कुछ पल तारा को देखा और फिर वो जाने के लिए मुड़ गया। इधर तारा दक्ष के बारे में अपने घर वालों को बता रही थी। दक्ष ने अपने कान पर एक ब्लूटूथ लगाया और वो तारा की बातें सुनने लगा। वो अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, कौन कहता है कि शैतान काले कपड़ों में आते हैं या फिर दिखने में डरावने होते हैं। कभी कभी शैतान ऐसे होते हैं कि उनसे नजर ना हटे, और कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जो पागलखाने में नहीं पर असल दुनिया में नजर आ जाते हैं। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुराया और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अगला दिन रणवीर का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। तारा को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फिक्र तो थी रणवीर की। वो बचपन से उसे जानती थी, इस वक्त वो कॉलेज में थी। तारा खुद से बोली, पता नहीं कहाँ गया रणवीर, जहाँ भी गया है अपनी फैमिली को भी बात नहीं कर गया है, बेचारी इनायत कितना परेशान हो रही है। बोलते हुए वो इस वक्त कॉरिडोर से होते हुए कैंटीन की तरफ जा रही थी। तारा जैसे कैंटीन में पहुंची, पीछे से एक आवाज आई, हेलो तारा खन्ना। ये सुनते ही तारा ने मुड़कर अपने सामने खड़े एक ग्रुप को देखा जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। वो मन में बोली, ये पंचायत टीम मेरे सामने क्या कर रही है? गॉड, तमाशा क्रिएट करने आए हैं क्या? तभी एक लड़की आगे आकर बोली, सोना, मैंने सुना तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली थी और तुम्हारा ना हुआ दूल्हा एंगेजमेंट वाले दिन ही भाग गया। सो सेड ना, काफी बुरा फील हो रहा होगा तुम्हें। तारा उसे देखते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है? वो लड़की फिर से बोली, अब मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आई मीन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी दूसरी लड़की बोली, सिया छोड़ दो बेचारी को, मतलब अभी सदमे में है, बेचारी का ना हुआ पति छोड़कर भाग चुका है। ये सुनते ही वहां आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी लोग हंसने लगे। तारा ने एक नज़र सबको देखा और वो सामने खड़ी सिया को देखने लगी। वो कुछ पल रुककर बोली, गो टू हेल। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। तारा मुश्किल से 5-6 कम ही आगे बढ़ी थी कि तभी एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया, जो कि उन्हीं की टीम में से था। तारा ने एकदम से मुड़कर उस लड़के को देखा और अगले ही पल उसने सीधे उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। That's it for today guys, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। CH9 तारा इन पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु इंडिया। कॉलेज में तारा वही कैंटीन में खड़ी थी। उसने अपने सामने खड़े लड़के को थप्पड़ मारा था और उस लड़के ने अब जाकर के तारा का हाथ छोड़ दिया था। तारा तेज आवाज में बोली, अगली बार अगर ऐसे हाथ लगाने के बारे में सोचा ना तो अभी तक बस एक थप्पड़ गाल पर पड़े, सीधे के सीधे कॉलेज से सस्पेंड हो जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। बोलकर वो गुस्से में वहां से निकल गई। तारा और देव कॉलेज में नहीं रहे। वो कॉलेज से निकलकर सीधे अपनी स्कूटी पर बैठी और वहां से अपनी दोस्त के घर चली गई। तारा की एक ही दोस्त थी, उसके बचपन की दोस्त पिया। रात का वक्त, तारा इस वक्त पिया के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। वो अपने घर नहीं गई थी और उसने शालिनी को बता दिया था कि वो आज रात पिया के घर रुकने वाली है। पिया तारा को देखते हुए बोली, कांट बिलीव कि रणवीर ऐसा कुछ करेगा, वो गया कहाँ पर? तारा ने कहा, कोई और टॉपिक है बात करने के लिए तो टेल मी, वरना मुझे नींद आ रही है। बोलकर उसने अपना फोन उठाया और वो तुरंत गेस्ट रूम की तरफ चली गई। तारा ने जैसे कमरे का दरवाजा बंद किया तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। उसने अपना फोन चेक किया। इस अननोन नंबर से एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि थप्पड़ मारने के लिए भी तुम्हारी हथेली ने उस इंसान के गाल को छू लिया ना, ये नहीं होना चाहिए था। अब उस इंसान का कतरा कतरा इस बात का हिसाब देगा। ये मैसेज पढ़ते ही तारा के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वो धीरे से बोली, ऐसा नहीं हो सकता, प्रोफेसर मिश्रा के बाद ये नहीं। बोलकर उसने तुरंत अपना फोन उठाया और बिना कुछ सोचे समझे उसने उस अननोन नंबर पर कॉल कर दिया। पूरे बेल गई लेकिन किसी ने कॉल उठाया नहीं। तारा ने जैसे दूसरी बार कॉल किया, इस बार वो नंबर आउट ऑफ नेटवर्क जा रहा था।
तारा बेड पर बैठकर बोली, एक और इंसान की जान जाएगी मेरी वजह से दक्ष। बोलकर उसने अपना फोन चेक किया, वो कुछ सोच रही थी। तभी उसकी नज़र सीधे एक नंबर पर गई जो कि दक्ष लिखकर था। तारा ने बिना कुछ सोच समझ उस नंबर पर कॉल कर दिया। कुछ ही पल में कॉल पिक हुआ और दूसरी तरफ से दक्ष की आवाज आई, व्हाट हैपेंड डॉल। तारा हैरानी से बोली, दक्ष तुम सच में हो, पर तुम्हारा नंबर मेरे फोन में। दक्ष बीच में बोला, जब तुमने मुझे अपना फोन दिया था उस अननोन नंबर के लिए, तभी मैंने अपना नंबर तुम्हारा फोन में सेव कर दिया था। एक और जरूरत पड़ेगी। बोलते हुए वो इस वक्त अपने लिए ड्रिंक बना रहा था। तारा गहरी सांस लेकर बोली, दक्ष आई नीड यू। ये सुनते ही दक्ष कुछ पल के लिए रुका और वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी तारा फिर से बोली, यू नो अननोन नंबर वाले इंसान ने मुझे बोला कि वो किसी को जान से मार देगा। दक्ष कुछ पल रुक कर बोला, कैसे जान से मार देगा डॉल? और अगर वो किसी को मार रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, तुम परेशान मत हो ओके। तारा जल्दी से बोली, पर मुझे परेशान होना पड़ रहा है। वो कॉलेज का सीनियर, मेरे कॉलेज का सीनियर जिसके साथ आज मेरी बहस हुई थी और मैंने उसे थप्पड़ मारा था। प्लीज डू समथिंग। दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, ऐसी कौन सी नौबत आ गई डॉल जो तुम्हें किसी को थप्पड़ मारना पड़ा? तारा ने एक गहरी सांस ली और उसने दक्ष को सारी बात बता दी थी। सब कुछ जानने के बाद भी दक्ष काफी शांत था। वो अपनी ग्लास में क्यूब डालते हुए बोला, ओके मैं देखता हूँ कि मैं क्या इतना। बोलते वो रुक गया। तारा जल्दी से बोली, दक्ष क्या हुआ? हेलो। दक्ष अचानक से बोला, डॉल तुमने सुना मैंने क्या बोला? आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट? तारा चिल्ला कर बोली, दक्ष आई एम लिसनिंग यू, तुम मेरी बात सुन रहे हो क्या? तभी दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, डॉल आई थिंक नेटवर्क इशू है, पता नहीं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं जा रही, सब कुछ बेकार हो रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा डॉल, तुम सुन रही हो? बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर तारा चुपचाप अपने फोन की तरफ देख रही थी। वो खुद से बोली, ऐसे मोमेंट पर नेटवर्क क्यों चला जाता है? बोलकर उसने अपने फोन बेड पर रखा और कुछ सोचते हुए वो वहीं लेट गई। वो मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे उस लड़के के बारे में नहीं पता था। वो उसका नाम भी नहीं जानती थी, तो मदद करना तो दूर की बात थी। तारा धीरे से बोली, अगर पुलिस के पास जाऊं तो? बोलकर वो खड़ी हुई और उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर का मौसम अच्छा नहीं था। इस वक्त वेदर रिपोर्ट के हिसाब से तूफान अलर्ट था, जिसका साथ मतलब था बाहर निकलना सेफ नहीं था। तारा खुद से बोली, बाहर नहीं जा सकती मैं। बोलकर उसने खिड़की बंद कर दिया और वापस जाकर बेड पर बैठ गई। पूरी रात ऐसे ही परेशानी में निकल गई। तारा को खुद पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग चुकी थी। सुबह के करीब 7 बजे झटके से उसकी आंख खुली क्योंकि पिया उसके सामने खड़ी थी। तारा एकदम से खड़ी होकर बोली, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? पिया उसे देखते हुए बोली, तुम्हारे कॉलेज से एक न्यूज़ आई है। ये सुनते ही तारा की दिल की धड़कन बुरी तरह शोर करने लगी थी। वो धीरे से बोली, व्हाट? पिया कुछ पल रुककर बोली, एक लड़का है, धवल नाम था, उसके कॉलेज के हॉस्टल में अपने हॉस्टल रूम में उसकी डेड बॉडी मिली है। ये सुनते ही तारा हैरानी से पिया को देखने लगी। वो एकदम से बेड पर बैठ गई। पिया उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, रिलैक्स, आई नो तुम्हारे कॉलेज की बात है, ड्रामा होगा, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई काम नहीं है, ओके जस्ट रिलैक्स। मैंने नक्श को कॉल कर दिया, वो थोड़ी देर में आ जाएगा तुम्हें लेने। बोलकर वो वहां से चली गई। तारा कहीं कोई हुई थी कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने धीरे से अपना फोन उठाकर देखा, जिसमें मैसेज में लिखा था कि कैसा लगा सरप्राइज? अगली बार गलती से भी तुम्हारे हाथ, तुम्हारे बाल है, तुम्हारी नज़र भी किसी को छोड़ ना जाए, सामने वाले की मौत जेल नहीं पाओगी तुम, और हाँ कोशिश करना कि उस लड़के की डेड बॉडी ना देखो, जेल नहीं पाओगी, बाय। ये मैसेज पढ़ते तारा की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो धीरे से बोली, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, पर मेरी क्या गलती है? मैंने कुछ भी नहीं किया। कौन है ये इंसान? पुलिस के पास जाना पड़ेगा। बोलकर वो तुरंत खड़ी हुई और बेडरूम से निकल गई। अब तक नक्श वहां पर आ चुका था। नक्श तारा को देखकर बोल दी, व्हाट हैपेंड? लिसन प्लीज, रोना बंद करो, हमें नहीं पता कि क्या वजह हो सकते कि लड़ाई हुई हो और कुछ हो गया हो, आप शांत रहो। तारा जल्दी से बोली, नक्श इट इज नॉट एक्सीडेंट। नक्श कुछ पल रुक कर बोला, मतलब? तारा कुछ बोलने को हुई कि तभी उसका फोन फिर से बजा। उसने जल्दी से देखा, उस अननोन नंबर से एक वीडियो आया था। तारा ने तुरंत वो वीडियो प्ले कर दी। उस वीडियो में आवाज नहीं थी। वो वीडियो देख वो एकदम से सुन्न हो चुकी थी क्योंकि वो वीडियो नीलेश की थी, उनके डैड की, जहां पर वो बैठे हुए थे और इस वक्त कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे।
तभी एक मैसेज आया, अगला शिकार नीलेश खन्ना कैसा रहेगा। नक्श फिर से बोला, व्हाट हैपन दी, कुछ बोलो। तारा एकदम से होश में आकर बोली, कुछ भी नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं, मतलब कल मैंने उस लड़के को थप्पड़ मारा था। नक्श धीरे से बोला, क्यों? तारा कुछ पल रुकी और उसने नक्श को सारी बात बता दी। सब कुछ जानने के बाद नक्श उसका हाथ पकड़ कर बोला, आप चलो यहाँ से, पियादी मैं तारा दी को लेकर जा रहा हूँ, बाय। बोलकर वो तारा को खींचते वहां से ले गया। थोड़ी देर बाद नक्श तारा को लेकर जैसे घर पहुंचा, तारा हैरानी से बोली, पुलिस? इस वक्त उसके घर के दरवाजे पर पुलिस थी। नक्श तेज आवाज में बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शालिनी उसे देखकर बोली, पता नहीं पुलिस वाले कहाँ से आ गए। मैंने नीलेश को भी कॉल किया, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। इंस्पेक्टर नक्श को देखकर बोला, सीधी बात यह है कि धवल जिस लड़के का ब्रूटल मर्डर हुआ है, उसके हॉस्टल के ही कमरे में सुनने में आया है और तहकीकात से पता चला कि तुम्हारी बहन ने कल उस लड़के को थप्पड़ मारा था। आखिरी लड़ाई तुम्हारी बहन के साथ थी। शालिनी धीरे से बोली, लड़ाई? नक्श गहरी सांस लेकर बोला, इंस्पेक्टर तो फिर आपको पूरी बात भी तो पता चलनी चाहिए ना, कि उस लड़के ने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसने मेरी बहन को उसकी मर्जी के बिना टच किया और एक लड़की अपने डिफेंस में थप्पड़ मार सकती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और कहना क्या चाहते हैं? आपको तहकीकात की और आप यहाँ पर मुंह उठाकर चले आए। इंस्पेक्टर तेज आवाज में बोला, तमीज से बच्चे हो, बच्चे की तरह बात करो। नक्श बिना किसी भाव के बोला, बच्चा हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि तभी तारा उसका हाथ पकड़कर इंस्पेक्टर से बोली, इंस्पेक्टर आपका मेरे घर पर आने का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर उसे देखकर बोला, बहुत सिंपल है, पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी है तुमसे और बस इंक्वायरी करनी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि पूरा मामला मुझे पता है लेकिन रिकॉर्ड में तो जाएगा ना मामला। तारा धीरे से बोली, ओके। नक्श उसे देखकर बोला, व्हाट द हल? तारा जल्दी से बोली, चुप, मेरे साथ आना है तो आओ वरना। नक्श बीच में बोला, आ रहा हूं मैं आपके साथ। उसकी बात सुन तारा ने एक गहरी सांस ली और उसके बाद वो सभी पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके थे। शालिनी को तारा ने मना कर दिया था क्योंकि नीलेश सीधे घर पर आने वाले थे और वो किसी को घर पर न पाकर परेशान हो जाएंगे। करीब 1 घंटे बाद तारा पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी और वो बहुत परेशान थी क्योंकि इंस्पेक्टर उसे जाने नहीं दे रहे थे और नक्श पता नहीं कहाँ पर था, वो उसे कहीं दिख नहीं रहा था। तारा इंस्पेक्टर को देखते हुए बोली, इंस्पेक्टर आपने इंक्वायरी के लिए बोला था लेकिन आपने मुझे यहाँ पर रोककर क्यों रखा है? पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर हूँ। इंस्पेक्टर उसे देखकर बोला, कत्ल किया तुमने? तारा हैरानी से बोली, व्हाट नहीं किया मैंने? बोलते हुए एकदम से खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर बिना किसी भाव के बोला, एक्सेप्ट करना है कि तुमने किया है और ये केस क्लोज करना है, इतना टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से एक्सेप्ट करो कि तुमने किया है, बस चिंता मत करो, बेल मिल जाएगी। तारा हैरानी से बोली, एक्सक्यूज मी, ये कौन से दादागिरी, एक्सेप्ट करो? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? मैं नहीं, वो बोल रही थी कि तभी इंस्पेक्टर गुस्से में खड़ा हुआ। उसे देखते तारा 2 कदम पीछे हट गई। उसे डर लग रहा था, ऊपर से नक्श पता नहीं कहाँ पर था। उसे नक्श की टेंशन भी हो रही थी। इंस्पेक्टर तेज आवाज में बोला, जितना बोला है उतना करो। तारा चिल्ला कर बोली, नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही बिना बात के कोई इल्जाम में अपने ऊपर नहीं लूंगी। इंस्पेक्टर ने गुस्से से तारा को देखा और फिर उसने एक लेडी कांस्टेबल को इशारा किया। वो कांस्टेबल सीधे तारा के पास आई। इससे पहले कि वो तारा को हाथ में लगा पाती कि पीछे से एक तेज आवाज आई, हाथ लगाने की भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही वो कांस्टेबल बीच में रुक गई। तारा ने मुड़कर एकदम से सामने देखा और वो धीरे से बोली, दक्ष। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। CH 10 ट्रैप ऑफ लव। बेंगलुरु इंडिया। पुलिस स्टेशन में तारा दक्ष को देख रही थी जो कि उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था और वो खुद उसे देख रहा था। तारा तुरंत दक्ष के पास आए और उसका हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू, तुम आ गए दक्ष। ये इंस्पेक्टर ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं उसकी मौत का इल्जाम अपने सर ले लूं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम जानते हो ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती मैं। दक्ष बीच में बोला, रिलैक्स डॉल, मैं सब कुछ जानता हूँ, ओके। बोलते हुए उसने तारा के गाल पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखने लगा। तारा धीरे से बोली, पक्का? दक्ष कुछ पल रुक कर बोला, रिलैक्स, मैं हूं ना। उसके इतना कहते तारा ने जल्दी से सर हिलाया और वो दक्ष का हाथ पकड़े हुए उसके पीछे आ गई। उसे सारे सिचुएशन में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ऊपर से नक्श पता नहीं कहाँ पर था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी।
इंस्पेक्टर दक्ष को देखते हुए बोला, मिस्टर मल्होत्रा आप इस लड़की को जानते हैं? दक्ष बिना किसी भाव के बोला, इस लड़की का नाम है तारा खन्ना, काफी प्यारा नाम है, इज्जत के साथ लिया जा सकता है इंस्पेक्टर। बोलकर दक्ष ने तारा का हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और फिर वो वही सामने चेयर पर बैठ गया। इंस्पेक्टर जल्दी से बोला, सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मुझे नहीं पता था कि ये आपको जानती होगी, अगर पता होता तो मैं इसे यहाँ पर नहीं लाता। दक्ष कुछ पल रुक कर बोला, वो तो किसी को भी नहीं आता इंस्पेक्टर, तुम यहाँ पर किसी को भी ले आते और उसके ऊपर जबरदस्ती मौत का इल्जाम डालने की कोशिश करते हैं, और क्या हो अगर मैं इसी चीज को लेकर के तुम्हारी नौकरी तुमसे छीन लूं तो? ये सुनते इंस्पेक्टर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोला, आई एम सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी प्लीज। दक्ष बिना किसी भाव के बोला, तो जाकर के असली कातिल का पता लगाओ, इंक्वायरी करनी थी, इंक्वायरी कर ली। अब पहले ये बताओ कि इसका भाई कहाँ पर है? इंस्पेक्टर जल्दी से बोला, वो एक सेल में रखा हुआ है, उसको बहुत बोल रहा था इसलिए मैं अभी उसे बाहर बुलाता हूँ। बोलकर उसने एक कांस्टेबल को इशारा किया, वो कांस्टेबल तुरंत वहां से चला गया। तारा कभी इंस्पेक्टर को तो कभी दक्ष को देखती। दक्ष एकदम से खड़ा होकर बोला, इंस्पेक्टर इंक्वायरी हो चुकी है तो फिर अब तारा का यहाँ पर कोई काम नहीं है, यू नो वो पूरी रात कहाँ पर थी? इस बात का सबूत उसके दोस्त है, अपने दोस्त के घर पर थी, सीसीटीवी फुटेज सब कुछ मिल जाएगी और मरे हुए इंसान पर भी एक केस बनता होगा ना। बदतमीजी की थी उसने। इंस्पेक्टर जल्दी से बोला, जी मिस्टर मल्होत्रा मैं सब कुछ देख लूंगा, मैं मिस खन्ना को कुछ नहीं बोलूंगा, उनको पुलिस स्टेशन की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। तारा धीरे से बोली, डबल फेस। अब तक नक्श वहां पर आ चुका था। वो सीधे तारा के पास आकर बोला, दी आप ठीक हो? तारा जल्दी से बोली, हाँ दक्ष आ गया यहाँ पर। ये सुनते नक्श ने दक्ष की तरफ देखा। दक्ष उन दोनों को देखकर बोला, बाहर चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके इतना कहते ही तारा और नक्श वहां से चले गए। उनके जाते ही इंस्पेक्टर जल्दी से बोला, मिस्टर मल्होत्रा मेरे पैसे। दक्ष बीच में ही बोला, अकाउंट चेक कर लेना अपना। बोलकर वो बाहर निकल गया। बाहर आते दक्ष की नज़र सीधे तारा और नक्श पर गई जो कि थोड़ी दूरी पर खड़े थे। तारा इस वक्त काफी ज्यादा परेशान थी और नक्श उससे कुछ बोल रहा था। दक्ष की नज़र सिर्फ और सिर्फ तारा के चेहरे पर जमी हुई थी। वो धीमी सी आवाज में बोला, व्हाट आई कैन डू डॉल? मुझे मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे साथ ऐसे खेलने में। तुम मुझे मसीहा समझो, मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रबल मेकर बन जाऊंगा। वो क्या है ना, तुम्हें खतरे में डालकर बचाने में ना बड़ा मजा आता है। दक्ष ने एक गहरी सांस ली और वो सीधे तारा के पास आया। तारा एकदम से उसे देखकर बोली, थैंक यू टाइम पर आने के लिए। दक्ष कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी डॉल की, मैं सही वक्त पर पहुंच गया, वरना आज तुम जेल में होती और क्या होता किसी को नहीं पता था, कुछ भी हो सकता था, सीधे जान लेने का केस बनता। नक्श बीच में बोला, थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा। दक्ष उसे देखकर बोला, तुम सीधे घर पर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स वहां पर होंगे, ओके? मैं तुम्हारी बहन को सही सलामत ले आऊंगा। ये सुनते नक्श ने तुरंत तारा की तरफ देखा। वो कुछ बोलता कि तभी तारा उससे बोली, इट्स ओके मैं आ जाऊंगी, कुछ काम होगा जाओ। नक्श बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। दक्ष नक्श को जाते देख रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी तारा एकदम से उसके सीने से लग गई। उसकी इस हरकत पर दक्ष के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। तारा धीरे से बोली, अगर तुम नहीं आते तो मेरा क्या होता तुम्हें पता है? मुझे कितना डर लग रहा था। वो इंस्पेक्टर जबरदस्ती कर रहे थे, ऊपर से उस फीमेल कांस्टेबल ने इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा था। तारा की आखिरी लाइन सुनते दक्ष की मुस्कुराहट जो अभी तक बनी हुई थी वो एकदम से गायब हो गई। उसने तारा को खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, किसने हाथ पकड़ा था तुम्हारा डॉल? बोलते हुए दक्ष तारा के दोनों हाथों को देखा। तारा की राइट कलाई पर हल्की उंगलियों के निशान थे, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव थी। दक्ष धीरे से बोला, हिम्मत कैसे हुई उसकी तुम्हें हाथ लगाने की? तभी तारा धीरे से बोली, यू नो मुझे लगा कि। इतना बोलते ही वो रुक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दक्ष उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, रिलैक्स डॉल, जब तक दक्ष मल्होत्रा है तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना बोलकर वो मन में बोला, एक्सेप्ट मी, ऑफ कोर्स। तारा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ओके। दक्ष ने बिना कुछ बोले उसे वापस अपने सीने से लगा लिया। उसने तारा के सर पर अपने होंठ रख दिए और उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। उसे वापस से पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर उस कांस्टेबल को जान से मारना था जिसने उसकी डॉल को हाथ लगाया। उसके शरीर पर अपने निशान छोड़ने की कोशिश की।
दक्ष मन में बोला, इंस्पेक्टर तुझे बोला था कि परेशान करना, लेकिन ये नहीं बोला था कि हाथ लगाना है। हाथ लगाया, उसे दर्द हुआ। मेरी डॉल को मेरे अलावा दर्द देने वाला इस दुनिया में बचेगा नहीं। थोड़ी देर बाद तारा दक्ष से अलग होकर बोली, घर जाना पड़ेगा, मम्मा पापा परेशान हो रहे होंगे। दक्ष कुछ पल रुक कर बोला, गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। इंस्पेक्टर से कुछ बोलना था मुझे, बोलकर उसने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला। तारा चुपचाप गाड़ी में बैठकर दक्ष दरवाजा बंद किया और कुछ पल उसके चेहरे को देखकर वो सीधे अंदर चला गया। दक्ष अंदर आकर बोला, कौन से कांस्टेबल ने मेरी डॉल को हाथ लगाया? इंस्पेक्टर धीरे से बोला, हाथ लगाया मैंने तो सबको मना किया था। फिर बोलते हुए उसकी नज़र एक फीमेल कांस्टेबल पर गई जो कि सर झुकाए खड़ी थी। इंस्पेक्टर धीरे से बोला, तुमने किया? बस इंस्पेक्टर के इतना कहते दक्ष तुरंत आगे गया और उसने उस कांस्टेबल के बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और उसका सर सीधे दीवार पर दे मारा। वो कांस्टेबल जोर से चिल्लाए और उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसके सर से खून बह रहा था। दक्ष जैसे ही वो खून देखा वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। इंस्पेक्टर जल्दी से बोला, सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, इसे पता नहीं था, रियली सॉरी। दक्ष बिना किसी भाव के बोला, करीब आधे घंटे बाद इसे हॉस्पिटल लेकर जाना, ब्लड लॉस से मर जाएगी। इंस्पेक्टर धीरे से बोला, व्हाट? दक्ष उसे देखकर बोला, और पैसे चाहिए? इंस्पेक्टर जल्दी से बोला, नहीं सॉरी। दक्ष बिना किसी भाव के बोला, आधे घंटे बाद यहाँ से निकलना है, 15 मिनट लगेंगे यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने में, तब तक ब्लू से इसकी मौत हो जाएगी और अगर नहीं हुई तो मेरा हाथ अभी भी है मारने के लिए। बोलकर तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया। दक्ष बाहर आया और वो सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तारा उसे देखकर बोली, क्या हुआ इंस्पेक्टर, कुछ बोल रहे थे क्या? दक्ष एक नज़र उसे देखकर बोला, फिलहाल तो कुछ नहीं। अपनी बात बोलकर दक्ष एकदम से तारा के ऊपर झुका। तारा हैरानी से बोली, तुम? इतना बोलते हुए वो रुक गई और उसने देखा कि दक्ष ने उसके सीट बेल्ट लगाई थी। तारा मन में बोली, मैं कुछ भी क्यों सोचती हूँ। दक्ष पीछे हटा और उसने गाड़ी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी सीधे खन्ना हाउस के बाहर आकर रुकी। तारा एक नज़र बाहर देखकर बोली, थैंक यू दक्ष, मेरे लाइफ में आने के लिए। तुम्हें पता है मैं? दक्ष बीच में बोला, थैंक यू डॉल, मेरी लाइफ में आने के लिए। ये सुनते ही तारा कंफ्यूजन से उसे देखने लगी। वो धीरे से बोली, तुम क्यों थैंक्स बोल रहे हो? मैंने क्या किया तुम्हारी जिंदगी में आकर? दक्ष हल्का सा उसके चेहरे के पास आया और वो उसके इनोसेंट से फेस को देखने लगा। वो बेहद धीमी सी आवाज में बोला, तुमने जो किया है वो तुम्हें समझ नहीं आता और मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं। वेल माय इनोसेंट डॉल, घर आ चुका है तुम्हारा, जा सकती हो तुम। उसकी बात सुन तारा एकदम से मुस्कुरा दी। वो कुछ पल रुककर बोली, गुड नाइट। बोलकर वो गाड़ी से उतर गई। दक्ष उसे जाते हुए देख रहा था। तारा के अंदर जाते दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो धीरे धीरे हंसने लगा। थोड़ी देर बाद दक्ष अपनी आंखें खोलकर बोला, मजा बहुत आ रहा है डॉल, पर अब असली गेम तो खेलने पड़ेगी ना, और अब एक फाइनल स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। बोलकर उसने अपनी गाड़ी तुरंत आगे बढ़ा दी। इधर तारा हॉल में बैठी हुई थी। नीलेश ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। शालिनी और नक्श भी वहीं पर बैठे हुए थे। तारा ने सब कुछ बता दिया था। इनफैक्ट नक्श ने भी सब कुछ बता दिया था, स्पेशली दक्ष के बारे में। नीलेश कुछ पल रुककर बोले, काफी अच्छा लड़का है। शालिनी उन्हें देखकर बोली, अच्छा तो है, थैंक गॉड तारा को बचा लिया। सबसे बड़ी बात कि उसके पास पावर है। तारा कुछ पल रुककर बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बोलकर वो सीधे ऊपर चली आई। बेडरूम में पहुंचते ही तारा खुद से मुस्कुराने लगी। वो सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंची और उसे याद आया कि आज पहली बार वो खुद दक्ष के सीने से लगी थी। उसने दक्ष को हक किया था। तारा मुस्कुराते हुए बोली, मैं ब्लश कर रही हूँ, सीरियसली पागल हो चुकी हूँ मैं। तारा सीधे जाकर बेड पर लेट गई और उसने अपना तकिया अपने सीने से लगा लिया। वो खुद से बोली, दक्ष मल्होत्रा। बोलकर वो एकदम से मुस्कुरा दी। वही दक्ष इस वक्त अपने इस कमरे में था जहां पर सारे मॉनिटर्स लगे हुए थे। उसके हाथ में एक वाइन के गिलास थी और वो बीच वाले सबसे बड़ी स्क्रीन पर तारा को देख रहा था। वो खुद से बोला, माय स्वीट इनोसेंट डॉल, प्यार के जाल में फंसती हुई कुछ ज्यादा ही प्यारी लगती हो तुम। प्यार में तुम्हारी ये मुस्कुराहट, यही तो चाहिए मुझे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दुश्मन होता हो सकता है और कोई दूसरा इंसान नहीं, तुम खुद भी नहीं। कुछ सोचते हुए दक्ष ने अपना एक दूसरा फोन उठा लिया। इधर तारा जो खुद में ही गुम थी, मुस्कुरा रही थी। उसके फोन पर एकदम से नोटिफिकेशन आया। उसने बिना कुछ प्रक्रिया समझा अपना फोन उठाकर चेक किया।
एक अननोन नंबर से मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि जेल जाते जाते रह गई, लेकिन क्या होता अगर तुम जेल चले जाते और आधी रात को मैं तुम्हारे पास आता, तुम्हें छूता तो तुम क्या करती, खुद को बचा पाती। ये मैसेज पढ़ते तारा, जो अभी तक मुस्कुरा रही थी, खुश थी, उसकी मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और वो हैरानी से अपने फोन की तरफ देखने लगी। दक्ष धीरे से बोला, आई एम सो हैप्पी डॉल, आई लाइक इट, तुम्हारे सारे इमोशन मेरे कंट्रोल में, चेकमेट। बोलकर वो हंसने लगा। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आगे का कल, तब तक के लिए बाय बाय।